नमस्कार, NSC9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। आज का बड़ा दिन है क्योंकि 5 राज्यों के चुनावी नतीजे जो है सामने आ गए हैं और हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता और बीजेपी प्रवक्ता, कांग्रेस प्रवक्ता संजय शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है, तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता रानू परासर हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं और दोनों को ही बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी क्योंकि सर कांग्रेस की सरकार बनी केरल में और साथ ही 3 राज्यों में जो है बीजेपी ने बड़ी बहुमत के साथ सरकार बनाई है, तो मैं दोनों को ही बधाई देना चाहूंगी। और उसी के साथ ही ये डिबेट शुरू करने से पहले मैं बड़ी खबरें आपको बता देती हूँ कि टीवी स्क्रीन पर बड़ी खबरें बता रहे हैं जहां पर असम में कांग्रेस के अध्यक्ष और सांसद गौरव गोगोई चुनाव हार चुके हैं, ये बड़ी खबरें हैं। साथ ही जोरहाट विधानसभा सीट से चुनाव हार गए हैं गौरव गोगोई, जहां पर गौरव गोगोई के चेहरे पर ही कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी और गौरव गोगोई ने को जो है हार मिली है। बता दें 23,182 सीटों से गौरव गोगोई जो है हार गए हैं। तो वही दूसरी तरफ बीजेपी के हितेंद्र नाथ गोस्वामी ने सीट पर जीत दर्ज की है। असम में बीजेपी को उखाड़ने के लिए कांग्रेस ने गौरव गोगोई को आगे किया था और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर गौरव गोगोई जो है एक मुख्य चेहरे के रूप में जो है कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ रहे थे, जो कि हार गए हैं। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल की बात करें, पश्चिम बंगाल की मोंटेश्वर सीट पर बीजेपी के सेकत पांजा ने जीत दर्ज की है। उन्होंने टीएमसी के चौधरी सिद्दीकी को जो है 81,761 वोट से हराया है। चौधरी सिद्दीकी टीएमसी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। तो वहीं पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में तोड़फोड़ की तस्वीरें भी सामने आई है। ये वीडियो बाराबनी क्षेत्र का है जहां टीएमसी का ऑफिस जला दिया गया और आसनसोल में भी टीएमसी के ऑफिस में तोड़फोड़ हुई है। तो वहीं बंगाल के आसनसोल में बीजेपी कार्यकर्ताओं का हुड़दंग देखने को मिला जहां टीएमसी कैंप में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर टीएमसी के दफ्तर में आग लगा दी गई, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने भी कहीं ना कहीं बवाल काटा है। तो आज चुनावी नतीजे चल रहे हैं, 5 राज्यों के चुनावी जो नतीजे हैं सामने आ गए हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये संजय शर्मा जी से बात करना चाहूँगी कि जहाँ पर केरल के अंदर सरकार जहाँ पर बनती हुई आ रही है यूडीएफ की, तो कहाँ पर चूक हुई है? जो 4 राज्य बचे हैं, कहाँ पर कांग्रेस की तरफ से चूक होती हुई नजर आई कि जहाँ पर टीएमसी की सरकार भी हारी है, एक तरफ वापस असम के अंदर सत्ता बरकरार रही है बीजेपी की, और जहां पर एनडीए की सरकार बनी पुडुचेरी के अंदर, और एक राज्य जो है उधर अलग सरकार बनी है। तो ऐसे में इन चारों के अंदर कहां कांग्रेस की चूक नजर आई है? देखिए, नमस्कार। सबसे पहले तो जो चारों राज्य 5 राज्यों में चुनाव था, ये 5 राज्य बड़े कॉम्प्लेक्स स्टेट है, पॉलिटिकल वाइज और डेमोग्राफी वाइज सबके अलग अलग मुद्दे थे। निश्चित रूप से असम में हम फाइट दे रहे थे, पर असम में कहीं ना कहीं एग्जिट पोल भी अगर आप देखें और एक ग्राउंड लेवल पे हमारे लिए एक चिंताजनक स्थिति थी, क्योंकि वहाँ पे बीजेपी का बहुत मजबूत कैडर है और वहाँ लग रहा था कि शायद हम फाइट दे पाएंगे पर चुनाव जीत पाएंगे, ऐसा अभी नहीं लग रहा था। बंगाल की आप बात करें, बंगाल में देखिए हम इंडिया अलायंस में होते हैं जब एमपी इलेक्शंस होते हैं, पर अभी हम अलग से लड़े, हमने सभी सीटों पर चुनाव लड़ा और ममता बनर्जी के साथ हमारे मतभेद हैं स्टेट में, क्योंकि ममता बनर्जी ने अपीजमेंट पॉलिटिक्स जो किया है, उनके राज्य में महिलाओं पे अत्याचार हुए हैं, उनके राज्य में उनके शासन में कोई बहुत बड़ा बंगाल में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो हम उनसे अलग लड़ रहे थे। पर हम कभी ये दावा नहीं कर रहे थे कि हम सरकार बनाएंगे। बेसिकली वो बाइपोलर इलेक्शन था और बड़ी ईमानदारी से मैं कहूँ तो बीजेपी और टीएमसी के बीच ही मुकाबला था, जिसमें आज बीजेपी ने जीत दर्ज की है। इसी तरह से अगर आप देखें तमिलनाडु सबसे बड़ा सरप्राइजिंग रहा है। तमिलनाडु में सारे सर्वेक्षक, सारे सेफोलॉजिस्ट, सारे पत्रकार सब फेल हो गए। विजय ने जिस तरह से एंट्री की वहाँ पे एमजीआर के बाद में लग रहा है कि कोई 30, 35, 40 साल बाद में वापस से कोई साउथ की फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा स्टार, बड़ा सितारा मुख्य धारा की राजनीति में आ गया है। तो हर राज्य के अलग विश्लेषण थे। केरल की जहाँ तक बात है, केरल में हमने वाकई में ग्राउंड लेवल पर काम किया था और क्योंकि केरल में बीजेपी को कोई जानता नहीं है, वहाँ बीजेपी है नहीं, तो वहाँ पर मुकाबला एलडीएफ और हमारे बीच में था। लेफ्ट की जो सरकारें थी वहाँ पर पहले से भी, और अभी जो पिनराई विजयन के नेतृत्व में गवर्नमेंट थी, उनके थोड़े से वहाँ पे लोगों से मोह भंग हो चुका था। वो एक लेफ़्ट का, आप जानते हैं लेफ़्ट सरकार किस तरह चलाते हैं। तो निश्चित रूप से अच्छा ऐसा नहीं है कि हम केरल में जीत गए तो मैं केरल के वोटर्स को थैंक यू बोल रहा हूँ और बाकी जगह नहीं। निश्चित रूप से सभी 5 राज्यों में जहाँ चुनाव हुए, आज रिजल्ट आए हैं,
सभी के मतदाताओं को मेरा नमस्कार है, मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम है। जनतंत्र की जीत हुई है। पर बंगाल इलेक्शन में मैं एक पॉइंट बोलना चाहूँगा कि बंगाल में सही मायने में क्या बीजेपी जीती है या चुनाव आयोग जीता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बंगाल चुनाव आप शुरू से देखें, मुझे याद नहीं पड़ता ऐसा कोई इलेक्शन जहाँ पे 26 लाख मतदाताओं के नाम काट दिए जाएं, और वो भी किस तरह से कि उनमें लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है। मतलब अगर मेरा नाम चौधरी है और मैं किसी और तरीके से लिखता हूँ तो एआई सॉफ्टवेयर ने उसको पकड़ नहीं पाया और मेरा नाम काट दिया। एक घर में पिताजी का नाम है, बेटे का नाम नहीं है, पुत्री का नाम है, पुत्रवधू का नाम नहीं है। ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पे 26 लाख वोटर्स के नाम काटना और उनके बिना इलेक्शन करवा देना। और आप देखिएगा, आपने एक ट्वीट भी याद होगा जो चुनाव से पहले आया था कि सुन लो तृणमूल कांग्रेस, इस बार के चुनाव भय मुक्त होंगे। तो भाई आप चुनाव आयोग हैं, आप एक पार्टी को लेकर कैसे कह सकते हैं ऐसी बातें? आप दोनों के लिए कहिए। पर जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने वहाँ पे एक पार्टी बन के काम किया, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, लोग भी कह रहे हैं। आज लोग मजाक में ही कह रहे थे कि अगर बंगाल में आज टीएमसी जीत गई तो हमारा चुनाव आयोग से भरोसा उठ जाएगा। मतलब इलेक्शन कमीशन ने कोई हद नहीं छोड़ी बीजेपी का साथ देने के लिए। यहाँ तक भी आरोप लगे कि बीजेपी के जो अमित शाह जी हैं, गृह मंत्री जी, वो इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों के साथ में मिलते थे और सीसीटीवी फुटेज नष्ट कर दी गई। सो ऑल एंड ऑल ये इलेक्शन डाउट की श्रेणी में आ जाता है जब इलेक्शन कमीशन जैसी संस्था इस तरह से एक पार्टी बन के एक पार्टी विशेष के खिलाफ काम करती है। क्या लगता है रानू पराजित, कितना सच ये बोल रहे हैं कि किस तरीके से चुनाव जो लोगों के हैं वोट काटे गए हैं, इस तरीके से नाम भी हटाया गया है? कितना सच है? चुनाव आयोग ने अपना काम किया लेकिन ये आरोप की तरह से लगा रहे हैं, कितना सच मान रहे हैं इसको? पूरा देश जानता है ये भारत हमारा लोकतांत्रिक देश है। एसआईआर की प्रक्रिया संवैधानिक तरीके से होती है और हुई है। उसमें चाहे बंगाल प्रदेश हो, अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहाँ पर वाजिब नहीं होती हूँ उसके लिए तो मेरा भी वोट कट जाएगा। तो पूरी जो प्रक्रिया वहाँ पे की गई है वो एसआईआर के थ्रू की गई है। और रहा सवाल विपक्ष का, टीएमसी का, तो जब आप वहाँ पर पूरे तरीके से देख रहे हैं कि जनता ने अपना जो जनादेश दिया है और आज बंगाल की जनता पूरे तरीके से त्रस्त थी भ्रष्टाचार से, अराजकता से। बंगाल की महिला शक्ति ने, बंगाल के लोगों ने अंततः मोदी जी को चुना, भारतीय जनता पार्टी को चुना और यकीनन अब बंगाल को सोनार बंगला, और हम कह सकते हैं कि आने वाले भविष्य में आगामी देश के विकास में बंगाल भी सुनहरे पथ पर दिखाई देगा। जी, जगह जगह बीजेपी का जो है जश्न का माहौल शुरू हो गया है। जगह जगह बीजेपी जो है जश्न मनाती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे हमारे टीवी स्क्रीन पर कि किस तरीके से बीजेपी मुख्यालय से तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर जीत के जश्न का माहौल अब बनता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल में जो है कई जगह पर बीजेपी मुख्यालय में जो है जीत का जश्न का माहौल है। ये सीधी लाइव तस्वीर आपको जयपुर से दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी मुख्यालय में जीत का जश्न का माहौल बरकरार है। लोग एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जयपुर के बीजेपी मुख्यालय से सीधी तस्वीरें आप हमारी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, मिठाइयां खिला रहे हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद जो है पश्चिम बंगाल में अब बीजेपी की सरकार बनी है। 2011 से कंटिन्यू इस तरीके की कोशिश जो है बीजेपी वहां पर कर रही थी। सबसे पहले 2011 में 3 सीटें जीती, उसके बाद 16 सीटों पे सिमट गई, उसके बाद 2021 में 77 सीटें बनाई और उसके बाद अब जाकर के भारी बहुमत के साथ बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाई। तो सबसे ज़्यादा खुशी का माहौल तो इस चीज़ को लेकर के दिख रहा है। तो मैं ये जानना चाहूँगी संजय शर्मा जी, सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बंगाल में कहाँ चूक हुई है कांग्रेस से? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, बंगाल में हम एक तरह से बाइपोलर कंटेस्ट नहीं कर रहे थे। हम लड़ रहे थे चुनाव, लेफ्ट भी वहाँ पे थी। हमारा वोट शेयर भी इस बार भी पिछली बार की जितना ही है, उसमें ना इजाफा हुआ है ना उसमें डिक्रीज़ हुआ है। पश्चिम बंगाल में ये सब जानते हैं और अपनी शेखी बधारने के लिए मैं कहूँ कि हम सरकार बदल देते, ऐसा नहीं है। बंगाल में कंटेस्ट जो है मेन टीएमसी और बीजेपी के बीच में ही था। हमारी भूमिका इंडी गठबंधन में तो ममता बनर्जी है, फिर भी ऐसा क्यों? देखिए, इंडिया गठबंधन, मैंने आपको शुरू में बताया, इंडिया गठबंधन में जब हम होते हैं तब हम यूनियन इलेक्शन जब होते हैं, जब यूनियन चुनाव होते हैं, जो लोकसभा के चुनाव होते हैं, उसमें हम साथ लड़ते हैं। स्टेट में हमारे उनसे मत भिन्न है। स्टेट पॉलिटिक्स की जब बात की जाए तो ममता बनर्जी जो जिस तरह की सियासत करती आई हैं,
जो राजनीति करती हैं उनसे हम सहमत नहीं होते हैं, और जहां आप सहमत नहीं होते वहां पे आप खुद प्रयास करते हैं। पश्चिम बंगाल जहां पे कई 1985 तक कांग्रेस की सरकारें होती थी, तो हमने ये सोचा कि इस बार क्यों मेहनत नहीं की जाए और मेहनत करके अपने कार्यकर्ताओं को अच्छा मैसेज दिया जाए, वहाँ पे अपनी ज़मीनी स्थिति को सुधारा जाए। इसी कवायद में हमने लगभग हर सीट पे वहाँ इलेक्शन लड़ा और बहुत ईमानदारी से लड़ा, और जनता का जनादेश भी हमको स्वीकार है। जहाँ तक मैं बात कर रहा था अभी इलेक्शन कमीशन के रोल की, देखिए अभी हमारे बीजेपी की जो प्रवक्ता है हमारी बहन ने बताया कि SIR हुआ। अब देखिए विडंबना, SIR का जिक्र रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में है ही नहीं, केवल वहाँ जिक्र है इंटेंसिव रिवीजन का। ये स्पेशल जो वर्ड लगा है इसका जिक्र ही नहीं है। तो बेसिकली आप कानून में जो चीज़ है ही नहीं वो आप कर रहे थे, और उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, आपने पूरे देश में किया, सब जगह हुआ, ठीक है। मेन बात यह है कि आपने 26 लाख वोटरों को होल्ड पे कर दिया। आप उन्हें बताते हैं कि भाई आप वोट दोगे कि नहीं दोगे, और जल्दबाजी क्यों है? आप देखिए दिल्ली में भी हुआ है, दिल्ली में इलेक्शन दूर है, राजस्थान में भी हुआ है, यहाँ चुनाव दूर है, यूपी में हुआ है। ऐसा क्यों है कि बंगाल चुनाव से ठीक पहले करना था और वो भी लिमिटेड टाइम में करना था? इससे कहीं ना कहीं संदेह लगा, और संदेह इसलिए भी लगा कि जब ये 26 लाख लोगों को आपने हवाले कर दिया, वहाँ के जो ट्रिब्यूनल्स बनेंगे, वो ट्रिब्यूनल्स जिनके पास में काम करने के लिए बेंच और कुर्सियाँ नहीं है, वो 26 तो लाख आप कुल लोग। मिला के ये कह रहे हैं कि जो SIR की चीजें चली केवल उसको लेकर के ही बीजेपी आगे बढ़ी है, मतलब ये सीधा सा जो है चुनाव आयोग के ऊपर एक तरीके से सवाल उठाना है। कैसे, क्या कहेंगे इसके लिए? संदेह की तो बात ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी का तो खाता भी नहीं खुला। एक नेशनल पार्टी जो अपनी अस्तित्व को खोती चली जा रही है, और वो कहीं पर भी आज नजर नहीं आ रही है। आज एक सिंगल सीट आप नहीं जीत सके, और अब बात कर रहे हैं कि हम राष्ट्रीय मुद्दों पर हमारे एक मत होते हैं और हम राज्यों में और ये नहीं बड़ी होते। खबर आपको बता रहे हैं जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा भी बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। ये सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में वह भी संबोधित करेंगे, बधाई देंगे अपने बीजेपी कार्यकर्ताओं को। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा भी बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। जीत का जश्न अब बीजेपी मुख्यालय जयपुर में देखा जा रहा है, और कई जगहों पर जैसे कि असम में भी बीजेपी मुख्यालयों में जीत का जश्न देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल में भी जो है बीजेपी मुख्यालयों में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। लोग एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला रहे हैं, जीत की बधाई दे रहे हैं। जी मैडम, मैं आपसे कंटिन्यू करना चाहूँगी। तो मैं बात कर रही थी कि एक मत होने की, जब ये राष्ट्र के मुद्दों पर आते हैं, जैसा कि हमारे साथी प्रवक्ता ने कहा, तो ऐसा क्यों है? मैं इन्हीं से सवाल करना चाहूँगी कि ऐसा क्यों है। बात जब आती है, मत सिर्फ एक होना चाहिए, मेरा मानना है मत सिर्फ एक होना चाहिए राष्ट्रवाद का। हमारी भारतीय जनता पार्टी में एक एक कार्यकर्ता पूरे देश के अंदर, हर प्रदेश के अंदर एक एक कार्यकर्ता गढ़ा जाता है, और उसके अंदर ये धारणा, ये भावना गढ़ी जाती है कि राष्ट्रवाद से ऊपर और कुछ भी नहीं होता, और हमारा मुद्दा और हमारा एजेंडा सिर्फ एक ही है, और वो है राष्ट्रवाद, बस। तो इनका ये, जहाँ पे भी इनका सुपड़ा साफ होता हुआ इनको नजर आता है, अपने अपने हितों के लिए एक हो जाते हैं, और धीरे धीरे करके देश की जनता देख रही है कि किस तरीके से एक एक करके इन सबका सुपड़ा साफ होता जा रहा है अपनी जगहों से, और हर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपना परचम फहरा रही है। देश की जनता ने पूरे तरीके से मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार किया है, और सिर्फ देश ने ही क्यों, मैं बात करूं अगर पूरे विश्व की, तो मोदी जी का नेतृत्व आज पूरे विश्व में डंके की चोट पर आगे बढ़ रहा है। ये जो जीत हुई है, क्या मोदी विजन की जीत हुई है, या फिर जो जनता के मुद्दों को साधते हुए जो प्रचार प्रसार किया गया है उसकी जीत है? कैसे देखेंगे? ये जीत हर उस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की है, ये जीत हर भारतवासी की है, ये जीत हर बंगाल निवासी की है, वो जो पूरे तरीके से त्रस्त हो चुका था टीएमसी सरकार से, वहाँ पर वहाँ की अराजकता से। तो ये मैं कह सकती हूँ कि पश्चिम बंगाल हमारे भारत का महत्वपूर्ण राज्य है, और जनादेश जो वहाँ की जनता ने दिया है, वहाँ की माताओं बहनों ने मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार किया है, और आगे इसी नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में, और वहाँ पर जो भी बीजेपी की सरकार अब आगे हम बनाने जा रहे हैं, और बन गई है यकीनन, तो आगे सभी देखेंगे इस चीज़ के लिए। और मोदी जी और अमित शाह जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। उनके मार्गदर्शन में, वो शीर्ष नेतृत्व है, उनके मार्गदर्शन में एक एक छोटा कार्यकर्ता भी कार्य करता है। संजय शर्मा जी,
सबसे ज्यादा विपक्ष लगातार जिन मुद्दों को उठा रही थी वो थी महंगाई, बेरोजगारी और वोट चोरी को लेकर के भी काफी कुछ बोला गया था कि एसआईआर चल रहा है तो वोट चोरी भी होगी, साथ ही लोगों के नाम भी हटा दिए। लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस चूकी है। देखिए, आपको स्टेट बाय स्टेट देखना पड़ेगा कांग्रेस की, अगर आप परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना चाहते हैं। जैसा कि मैंने बताया, तमिलनाडु में हम डीएमके अलायंस में थे और तमिलनाडु में तो खैर विजय का जो तूफान आया है उसमें सब उड़ गए हैं, सारे बम्बू तंबू सब उड़ गए उसमें, तो उसका किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा होने वाला है। जहाँ तक बात है केरल की, तो वहाँ सरकार हम बना रहे हैं। असम में हम कमज़ोर थे, असम में हम फाइट दे रहे थे, पर कहीं ना कहीं ग्राउंड की जो अभी आपने देखा कि हमारे वहाँ पे अध्यक्ष भी चुनाव हार गए जोरहाट की सीट से, गौरव गोगोई साहब। तो ये लग रहा था कि अभी हम चैलेंज दे रहे हैं, अभी हम उनको चुनौती देंगे, पर इस बार नहीं तो हो सकता अगले 5 साल बाद हम उनको वहाँ से अप्रूव करें। बंगाल की जो बात आप कर रहे हैं, बंगाल की बात करने से पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि ममता बनर्जी का वहाँ 15 साल का शासन था और एंटी इनकम्बेंसी ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। फिर आरजीकर मेडिकल कॉलेज की छात्रा से जो दुष्कर्म हुआ, उसके बाद उनकी जी, लेकिन उनकी माताजी भी वहाँ पर जीती है। मैं वही कह रहा हूँ, देखिए मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि उस सिंपैथी में अगर इतना जघन्य, सिंपैथी कैसे हो गई है? मैं वही कह रहा हूँ, इतना देखिए जघन्य अगर कोई कांड होगा और उसके बाद अगर आप उनकी माताजी, उनके परिवारजनों को टिकट देंगे तो पब्लिक की सिंपैथी तो आती है, क्योंकि वो देखते हैं कि ये कौन है भाई। उनकी माताजी की पहचान किससे है? उनकी माताजी की पहचान हुई है कि वो उस पीड़िता की माताजी है। तो मैं इस पे नहीं जा रहा कि कौन किसको चुनाव में टिकट मिला या नहीं मिला। मुद्दे की बात यह कि कांग्रेस ने, जहां तक इन 5 राज्यों की बात है, हमारा वोट शेयर कम नहीं हुआ है। हम जिन राज्यों में फाइट में थे वहाँ पे हम थे, और जहाँ पे हम उनके साथ एक अलायंस में थे तो वहाँ पे अलग बात हो जाती है। देखिए, बंगाल में हम अलग लड़े हैं, तो बंगाल में ममता बनर्जी की हार का मैं सबसे बड़ा कारण एक तो एंटी इनकम्बेंसी को बोलता हूँ, और एक चुनाव आयोग द्वारा करवाया गया जो एसआईआर था, इसको मैं मानता हूँ। इसके अलावा कोई और कारण वहाँ मुझे समझ में नहीं आता है, क्योंकि बंगाल में बीजेपी 77 सीटों से ऐसा उन्होंने क्या संगठनात्मक ढांचा खड़ा कर दिया, ऐसा उन्होंने क्या नैरेटिव पेश कर दिया रोड पे आके कि आज वो 200 के ऊपर जा रहे हैं। तो ये सब देखिए आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि 15 साल का शासन की बात नहीं है, नैरेटिव की बात ही नहीं है। देखिए, जनता पूरी तरीके से त्रस्त हो चुकी थी आपके बीच में, जनता वहाँ पर पूरे तरीके से त्रस्त हो चुकी थी। जनता चाहती थी कि अब नेतृत्व बदले। कांग्रेस का प्रवक्ता बन के नहीं बैठा हूँ मैं, आपको ये कह रहा हूँ कि 15 साल का शासन, जिसमें ममता जी खुद भी बहुत थकी हुई लग रही थी, इस बार उनकी बॉडी लैंग्वेज भी ऐसा लग रहा था कि वो जैसे हार मान रही हैं। सुबह 3 घंटे तक भवानीपुर से वो शुभेंदु अधिकारी से पीछे चल रही थी, अब जाके उन्होंने शायद चुनाव वहाँ जीत लिया होगा मेरे ख्याल से। तो ये सारे कारण है जहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। पर यहाँ ये बड़ी बात है कि आज़ादी के बाद में बंगाल जैसे डाइवर्स राज्य में, जो कि एक बहुत ही हर जात धर्म को लेकर चलता है, उस राज्य में बीजेपी जैसे दल का शासन में आना, मैं समझता हूँ चिंता की बात है। 2011 से करीब 3 बार मेहनत करके फिर अगर पहुंची है, तो इसे हम ये तो नहीं बोलेंगे कि वोट चोरी करी, एसआईआर लिया, या इस तरीके से। मैं सिर्फ एसआईआर को नहीं कह रहा कि उससे ही हुआ है, पर आप देखिए कहीं न कहीं इतने सारे बल्क में लाखों वोटों का कटना। देखिए, इलेक्शन कमीशन का एक मोटो है कि नॉट ए सिंगल वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड। चुनाव आयोग का काम है वोटरों को जोड़ना। हमने पहली बार देखा कि वोट काटे जा रहे हैं, वो भी इस लेवल पे। और आप देखिए वोट कहाँ काटे जा रहे हैं, 67% बंगाल में जो नाम काटे गए वो मुस्लिमों के काटे गए थे। तो बांग्लादेशियों के काटे गए, बांग्लादेशियों के काटे गए, बांग्लादेशियों के काटे गए। ये बोलना बहुत आसान है, ये बोलना बहुत आसान है। ये काम भी उनका नहीं है। अगर वो बांग्लादेशी है तो भी ये काम गृह मंत्रालय का है, ये काम तो ये बताइए कि 15 साल से चलिए ममता बनर्जी की सरकार थी, तो अभी इस दौरान ये चीजें ऐसी निकल के सामने आ रही है, बांग्लादेशी भी सामने आ रहे हैं, तो ये चीजें ममता बनर्जी की सरकार में क्यों नहीं सामने आई निकल करके? देखिए मैम, आप देखिए बीजेपी का अमित शाह जी का भाषण आप देख लीजिए। जिस राज्य में चुनाव होते हैं उन्होंने एक लाइन तो पकड़ी हुई है, घुसपैठिए बाहर निकालेंगे। अरे भाई, आप गृह मंत्री हो, 2014 से गवर्नमेंट आपकी, क्यों नहीं निकालते उनको? और रिकॉर्ड पे है, आज तक 2014 के बाद से मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, केवल 8000 घुसपैठियों को उन्होंने बाहर निकाला है, कंपेयर टू यूपीए गवर्नमेंट जिन्होंने शायद 90,000 के आसपास को बाहर निकाला था। तो आप गवर्नमेंट में हैं, पूरा राज्य है, पूरा देश आपका है, फिर आप बाहर नहीं निकालते। आप कहते हो वहाँ गवर्नमेंट बना दो, फिर हम घुसपैठिए बाहर निकालेंगे। अरे भाई, केंद्र में आप हैं, सारी एजेंसियां, सारी पुलिस, एवरीथिंग इज अंडर योर कंट्रोल, उसके बाद ही आप ऐसी बातें करते हैं। ये सिर्फ नैरेटिव है। देखिए, तो आपको ये लाइव तस्वीरें जयपुर के बीजेपी मुख्यालय से दिखा देते हैं, जहां पर जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। सीएम भजनलाल शर्मा भी मौके पर मौजूद है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। बड़ी माला पहनाकर सभी हमारे वरिष्ठ नेता स्वागत करेंगे बड़ी माला से। मोदी जी के साथ
स्वागत करेंगे। हमारे बीच में राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान भजन प्रकाश जोरदार जीत के बाद मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि मुख्यमंत्री जी का साफा पहना के और उनका स्वागत करें। साफा देना, साफा अध्यक्ष जी को। मैं जोगेराम जी भाई साहब से निवेदन करूंगा प्रदेश अध्यक्ष को साफा पहनाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी का सिख समुदाय के सारे लोग और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत कर देंगे। माननीय अजय पाल जी भाई। जी मैडम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि केरल में और तमिलनाडु के अंदर ऐसी क्या बीजेपी की ऐसी विचारधारा को वहाँ की जनता नहीं स्वीकार कर पाई कि वहाँ पर जो है अपनी जगह नहीं बना पाई बीजेपी? ऐसा नहीं है, वहाँ पर भी हमने सीटें लेके आए हैं हम। और केरल और तमिलनाडु का रहा सवाल, तमिलनाडु में तो अभी वहाँ पर विजय जी ने अपना जादू चलाया है और वहाँ के जो समीकरण थे उसके हिसाब से वहाँ की जनता ने उनको चुना। और केरल में भी मैं यही कहना चाहूँगी कि देखते देखते जितनी भी तूफ़ान हैं, जितनी भी अराजकता हैं, वो सारी मोदी जी की आंधी में बहती चली जाएंगी। और आज नहीं तो कल होगा और सारी समस्याओं का हल होगा। हमने आज बंगाल भी जीता है और ये जीत, मैं फिर कहना चाहूँगी, ये जीत सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, ये जीत हर भारतवासी की है, वो जो अपने अंदर राष्ट्रवाद को समाहित रखता है। जी देखिए, पुरानी पार्टी जो है कांग्रेस रही है ना, काफ़ी पुरानी पार्टी हम कांग्रेस को कह सकते हैं, काफ़ी बड़ी पार्टी भी काफ़ी रही है कांग्रेस, लेकिन अब केवल 3 ही राज्यों में रह गई है। और अगर अभी हम बात कर ले तमिलनाडु की, तो वहाँ पर भी जो है टीवीके ने जीत दर्ज की है। और एक तरफ ये भी सुनने में आया है कि कांग्रेस अब टीवीके से हाथ मिलाने जा रही है। कैसे देख रहे हैं इसको? किन मुद्दों को लेकर के क्या लगता है कि जो है टीवीके से वो हाथ मिलाएगी? देखिए, अभी ये इट्स टू अर्ली टू कॉल। अभी आज रिजल्ट भी अभी ठीक से आई नहीं है, कितना वोट शेयर है, क्या क्या चीज़ें हैं, अभी तो चीज़ें साफ हो ही गई है। वैसे तो लगातार देखा जाए इसमें अभी समय लगेगा थोड़ा, अभी ये बहुत जल्दी होगा बोलना। पर देखिए, विजय की जो एंट्री हुई है, इसने एक वापस से रास्ता खोल दिया है कि अगर आप अपनी किसी फील्ड में हैं, आप सिनेमा में हैं, आप डॉक्टर हैं, या आप बहुत फेमस व्यक्ति हैं, तो राजनीति में आके आप एक बार वापस से चौंका सकते हैं सबको, जैसा कि केजरीवाल जी ने किया था पहले, और उससे पहले साउथ में तो होता ही आया है। तो देखते हैं क्या होता है। अभी तो ये थोड़ा जल्दी प्रेडिक्शन हो जाएगा, बाकी अगर होता है तो अच्छी बात है। क्योंकि तमिलनाडु, देखिए तमिलनाडु साउथ के जो स्टेट्स हैं उनकी अलग तरह की सियासत है। वहाँ पे धर्म के आधार पर राजनीति नहीं होती, वहाँ पे ज़्यादातर डेवलपमेंट के मुद्दे पर होती है। इसीलिए मैं समझता हूँ यही मुद्दा है कि बीजेपी अभी तक दक्षिण में यहाँ पे नहीं आ पाई है, क्योंकि भाजपा का जो कोर एजेंडा है कि बांटो और धर्म के नाम पे राम जी को यूज़ कर लो, वो चलता नहीं है वहाँ पे। और केरला में तो शायद खाता भी नहीं खुला, एक भी सीट नहीं आई इनकी। तो ये जो राज्य हैं ये अलग तरह से काम करते हैं, इनमें नहीं चलता ये सब कुछ। और भाजपा को सूट करता है कि तेरा मेरा और एक समाज में एक दरार डाल देना। पर केरल में तो सबसे ज्यादा धर्मांतरण की चीजें सामने आ रही है। देखिए, फिल्में बना दी जाती हैं, कोई सच्चाई से उनका मतलब नहीं होता। केरला में 98.7% लिटरेसी रेट है, भारत का सबसे शिक्षित राज्य है। वहाँ पे आप जाते हो तो अलग तरह की फीलिंग आपको आती है। टैक्सी ड्राइवर से आप बात करो, चाय वाले से बात करो, बहुत ही खुशहाल राज्य है।
और इस तरह के सब मुद्दे नहीं होते, सब कोरी बकवास है। और मैं एक बात कहना चाहता था, मैं बीच में कह नहीं पाया था, कि बंगाल में बीजेपी का जो आज उदय हुआ है, ये एक चिंता का विषय भी है कि बंगाल जैसा राज्य जो कि जाना जाता है अपनी संस्कृति के लिए, अपनी विरासत के लिए, अब वहाँ पे बीजेपी जैसी पार्टी जो कि एक तरफ से केवल हिंदुओं के लिए काम करती है और हिंदू अस्मिता को बचाने का काम करती है, औरों के लिए कोई मतलब नहीं है, तो ऐसी पार्टी का वहाँ पे राज्य करना चुनौती होगा। उनको सीखना चाहिए कि बंगाल में उनको थोड़ा अपना स्टाइल चेंज करने की जरूरत है। ये बहुत गलत बात है, मैं इसमें बीच में टोकना चाहूंगी। देखा है वही मोदी जी ने मुस्लिम बहनों के लिए जो 3 तलाक का मुद्दा है, मुस्लिम बहनों की गरिमा के लिए, उनकी अस्मिता के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए मोदी जी ने काम किया। उससे पहले भी पार्टियां थी देश में, उन्होंने क्यों नहीं सोचा? अभी जो तीन तलाक केवल मध्य पूर्व के देशों में होता है, भारत में होता ही नहीं। अब जो भारत में होता ही नहीं वो आपने बैन कर दिया, कितनी बड़ी हास्यास्पद बात है। और आप सोचिए मुस्लिम महिलाओं को कह दिया कि पति पे केस करो। अरे आप कैसी बातें कर रहे हो? जिस हस्बैंड पे आप केस करोगे, जिसको आप जेल भेजोगे, आप परिवार तोड़ने की बातें कर रहे हो। ये बिल्कुल 3 साल जेल महिलाओं के लिए आज इसी बात, आज जनादेश इसी चीज का है, आज जनादेश इसी चीज का है। खुल के पूरी मातृशक्ति ने आज बीजेपी को चुना है, मोदी जी को चुना है। ज्ञानेश कुमार की मेहरबानी से आया है और ये ज्ञानेश कुमार जी को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए बंगाल का कायदे से। तो दुबई से अभी जो युद्ध की स्थिति थी, वहां से दुबई से जो फ्लाइट से महिलाएं आई थी, मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम बहनों का ये कहना था मोदी जी का हम धन्यवाद देते हैं, हमें गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री ऐसे हैं। ये बात विशेषकर मुस्लिम महिलाओं ने कही थी कि मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, इसलिए हम सुरक्षित अपने देश में वापस आ सके। इससे बड़ा घटिया इल्जाम कुछ नहीं हो सकता। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी किसी भी तरीके से किसी भी धर्म और जाति के उसमें नहीं बटे हुए हैं। यहाँ मुस्लिमों और किसी भी समुदाय के लोगों, हर व्यक्ति को उतना ही मान सम्मान दिया जाता है। ये सिर्फ कांग्रेस और विपक्ष के एक आखिरी सवाल मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगी कि 2029 में किसकी आप सत्ता में वापसी देख रहे हैं केंद्र में? अगर देखें तो यकीनन मोदी जी आएंगे। जी सर, आप? देखिए अभी तो कहना बड़ी जल्दबाजी है, क्योंकि अगर जब तक ज्ञानेश गुप्ता जी जैसे लोग बैठे हैं चुनाव आयोग में और जिस तरह से हेल्प आज की है, तो भगवान भरोसे मैं समझता हूँ कि इस ज्ञानेश गुप्ता जी के भरोसे भाजपा पाकिस्तान में भी गवर्नमेंट बना सकती है। अच्छा। अब आप ये समझ लीजिए। चलिए, आपके मुंह के जो शब्द हैं मैं तो कह रही हूँ वो सफल हो, क्योंकि और निश्चित रूप से हम ये कह रहे हैं आपके ही शब्द सफल होने चाहिए। इलेक्शंस को रिगिंग करना अगर लोकतंत्र, मतलब आप भी कहीं ना कहीं संजय जी कह चुके हैं। आपको बहुत बहुत साधुवाद, आपने जो बोला इसके लिए मैं बीजेपी केंद्र में 2029 में सरकार बनाएगी, आप भी ये कह चुके हैं। लाहौर में भी बीजेपी का सीएम बन सकता है अगर ये चुनाव आयोग वहां पे चुनाव करवाए तो। ये चुनाव होते ही रहता है। ये आपके और हमारे देश, हमारे देश का विस्तार होता है, इससे अच्छा कुछ नहीं है। आपको धन्यवाद करना चाहिए। आपके पास पीओके लेने का मौका था सिंदूर के टाइम, आपने नहीं लिया। आपने यूएसए प्रेसिडेंट के बोलने पे डर गए थे आप, और उन्होंने आपने सीज़फायर भी कर दिया। ये बिल्कुल सही बात है। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जाकर डोनाल्ड ट्रंप ने 104 बार ये कहा है कि मैं मोदी का करियर खराब कर देता, मोदी मेरा दोस्त है, मैंने उसको धमकाया, मैंने ट्रेड वॉर कराया और मैंने ये किया। चुनाव का मुद्दा अभी रिजल्ट का मुद्दा ही चल रहा है, देश विरोधी लोगों से मिलते हैं, इसके सबको पता है ये बात। जी, मैं आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा की। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।